जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए जी के जीएस क्लास। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये क्लास हम बहुत दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं और इस क्लास में जो है तो हम जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि SSC CGL के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए हैं। और जो है इसकी हमारी आज 16वीं क्लास है। इससे पहले हम 15 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज की हमारी ये 16वीं क्लास है। और इनमें जो तो है आज के दिन हम जो है तो 12 सितंबर 2024 चैप्टर 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के दिन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर का रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान पूछा गया है, क्या था ये? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया इन्होंने, गुणात्मक अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जो एंटोनी लॉरेंट है, इन्होंने का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन को डैश फ्यूज की आवश्यकता होती है। तो कितने फ्यूज की आवश्यकता होती है? 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर या 5 एम्पियर। तो इनको जो जरूरत होती है ये होती है 5 एम्पियर की। कितने? 5 यानी 5 एम्पियर की। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद से जुड़ा हुआ है? तो 1893 में शिकागो यानी USA अमेरिका में जो है तो एक धर्म महासभा हुई थी। तो इनसे कौन जुड़ा है? तो इससे जो जुड़े हुए हैं तो ये जुड़े हुए हैं स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनका नाम क्या था? इनका रियल नेम है नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका नाम रियल नेम है। और जो स्वामी विवेकानंद है, जब 1893 में शिकागो की जो धर्म सभा हुई थी उसमें इन्होंने जब भाषण दिया तो इन्होंने भाषण में सबसे पहले कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की बहनों और भाइयों। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। किसने? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण परमहंस मिशन की, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये की थी बेलूर में। कहाँ पर? बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस हैं, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए, रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, इसलिए इन्होंने जो है तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी बेलूर मठ में, पश्चिम बंगाल में 1897 में। और जो स्वामी विवेकानंद हैं इनकी ही जयंती पर यानी हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे जो है ये मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जिनका रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है मूल शंकर। मूल शंकर जो है इनका रियल नेम है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की। और इन्होंने जो है वेदों की और लौटो यानी बैक टू द वेदास, वेदों की और लौटो, ये नारा भी दिया था। ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती जो है तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, ये एक किताब लिखी थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। फिर हम बात करते हैं राजा राममोहन रॉय। तो राजा राममोहन रॉय जिनको हम आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड भारतीय पुनर्जागरण का जनक,
भारतीय पुनर्जागरण का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी इनको कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय जो हैं तो इनको जो राजा की उपाधि दी गई, ये किसने दी? तो इनको राजा की उपाधि एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय। क्या अकबर नाम था? ये अकबर द्वितीय थे, मुगल बादशाह थे। इन्होंने जो है तो राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की? ये की थी कलकत्ता में, कलकत्ता में। फिर इसके अलावा इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना की कहाँ पर? इसकी स्थापना भी इन्होंने कलकत्ता में की थी। फिर अगर हम बात करें और आगे राजा राम मोहन रॉय की, तो राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने कुछ किताबें लिखी, इनकी किताब का नाम है तोहफत उल मुबाहिदीन। तोहफत उल मुबाहिदीन ये किताब है किसकी? राजा राम मोहन रॉय की, मुबाहिदीन, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ पत्रिकाएं चलवाई। इनकी पत्रिका जो है तो इसकी इनकी पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी एंड मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, ठीक है। ये पत्रिकाएं लिखी किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आप इनको नोट करेंगे। और जो मैं हर बार कहता हूँ कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है, जो आपने नोट बनाए हैं, वीडियो ख़त्म होने के बाद जो है तो आप 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा रिकैप लेंगे ताकि आप जो है ये रिवाइज कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिवाइज करने का तरीका कम से कम 3 से 4 बार आप रिवाइज जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वालाम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ख्वालाम कहाँ का? तो ये जो है ये मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? मिजोरम का। और ये जो मनाया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो एक मिजो जनजाति है जो कि मिजोरम में रहती है। कौन सी? मिजो जनजाति, इसके द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। और ये कहाँ पर? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश में हुई थी? तो जनहित याचिका की अवधारणा जो है तो ये कहाँ पर? ये यूएसए में हुई थी। कहाँ पर? यूएसए में इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो त्रिशूर पूरम जो है तो ये कहाँ पर ये मनाया जाता है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट, उन जिलों के समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं। तो औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है कटक और कोलार, कानपुर और आगरा, अलवर और भवानी, जबलपुर या भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अलवर और भवानी है ये हमारे भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं। बाकी कटक और कोलार, कानपुर, आगरा, जबलपुर और भोपाल जो है हमारे देश के औद्योगिक जिलों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलानी है। अब देखते हैं, कॉलम ए में दी गई अवधारणाओं का कॉलम बी में दिए गए उनके संबंधित विवरणों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। तो देखते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट ए का 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, तो फर्स्ट ए का 3। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कैंसिल करते हैं, तो A2 A3, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो कट जाता है क्योंकि यहाँ पर A3 नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन। फिर है नेवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो नेवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या रहेगा? हाँ, तो नेवल राष्ट्रीय उत्पाद का हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो बी का 4 देखते हैं, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है बी का 4, तो इसलिए ये वाला भी कैंसिल हो जाता है और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सी यानी व्यक्तिगत आय, तो सी का 1 है क्या? सी का 1 और डी का 2, ठीक है। तो ये हो गया इसके राइट आंसर, ऑप्शन सी, A3 B4 C1 एंड D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जिया मुहीयुद्दीन डागर गहन गहराई वाले डैश वादक थे जो रागों की विरल और धीमी प्रस्तुति को प्राथमिकता देते थे। तो जो संबंधित थे ये किससे? ये रुद्र वीणा से संबंधित थे, ठीक है, रुद्र वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूसरे हरित क्रांति केंद्र का मुख्यालय देश में था। तो जो दूसरी हरित क्रांति शुरू हुई भारत में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो ये पटना बिहार में था। कहाँ पर, पटना बिहार में। दूसरी क्रांति, जो दूसरी हरित क्रांति है, इसका उद्देश्य क्या था, तो दूसरी हरित क्रांति जो है, तो इसका जो उद्देश्य था, जो हमारे देश की पहली हरित क्रांति थी उसकी सफलता को जो है तो पूर्व भारत के पूर्वी हिस्सों में दोहराना इसका उद्देश्य था दूसरी हरित क्रांति का। ठीक है। अगर हम बात करें हरित क्रांति हमारे देश में, तो हरित क्रांति भारत में कब शुरुआत हुई इसकी, 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब हमारे देश में हरित क्रांति शुरू हुई। और हरित क्रांति के जनक तो ये माने जाते हैं एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन। अगर पूछे जाए कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो यह है नॉर्मन बोरलॉग। कौन, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है तो ये हरित क्रांति के जनक है वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यही पूछा गया कि जब दांडी मार्च शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। अगर हम बात करें दांडी मार्च, तो दांडी मार्च जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला आंदोलन था। दांडी मार्च जिसको नमक मार्च भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, दांडी मार्च, दांडी यात्रा, दांडी सत्याग्रह, इन सारे नामों से इसको जाना जाता है। और जो दांडी यात्रा है ये शुरू कब हुई थी, तो ये जो शुरू हुई थी ये कब, यहाँ पर देखिए ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। और कब तक, ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। इसमें जो गांधी जी हैं, तो इसमें जो है गांधी जी कहाँ से, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से कहाँ तक चले थे, दांडी नवसारी तक। दांडी नवसारी तक जो है इन्होंने यात्रा की थी महात्मा गांधी ने। अपने कितने 80, कई कई जगहों पर देखिए 78 अनुयायी लिखा होगा, कई जगहों पर 79 और कई जगहों पर जो है ये 80 अनुयायी बताए गए हैं। तो इतने लोगों के साथ जो है तो गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया गया था। और जो ये शुरू हुई थी तो कहाँ पर, साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से शुरू हुई, तो दांडी नवसारी तक में, दांडी नवसारी में ख़त्म हुई थी। और इसमें जो है तो कितने गांधी जी 24 दिन चले, कितने 24 दिन चले, 240 या 241 मील, कितना 240 या 241 मील जो है इसमें गांधी जी चले थे। तो इस समय पूछा गया कि इस समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च शुरू किया था, उस समय भारत का जो वायसराय था तो ये कौन था, तो ये था इरविन। कौन, इरविन था। और इरविन जो है तो 1926 से लेकर 1931 तक जो है तो भारत का वायसराय रहा था। फिर हम बात करें अगर, तो लॉर्ड इरविन, तो इसके समय पर क्या क्या हुआ, तो इसके समय पर साइमन कमीशन आया। ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन आया, नेहरू रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन 1928 में, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। फिर इसके अलावा जो है तो एक लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई। पूर्ण स्वराज, क्या, पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। और इसी के टाइम पर जो है तो गांधी जी को जेल भी भेजा गया था। और यहाँ पर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन इसी के समय पर हुआ था। और गांधी 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के समय पर गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। ठीक है, फिर चैम्सफोर्ड, तो चैम्सफोर्ड जो कि 1916 से लेकर 21 तक भारत का वायसराय, इसके समय जो है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सबसे खतरनाक चीज़ है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट भी इसके समय पर आया था, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट इसके समय पर आया था। किसके समय पर रॉलेट एक्ट ये आया था, गांधी जी के, चैम्सफोर्ड के समय। और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन भी इसी के समय पर शुरू हुआ था। इसके अलावा गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन, बारदोली आंदोलन, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, चंपारण आंदोलन, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, और जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन है, रॉलेट एक्ट, ये सब इसी के समय पर शुरू हुए थे, चैम्सफोर्ड के समय पर। ठीक है, मिंटो द्वितीय जिसके समय पर जो है तो ये क्या हुआ था, इसके समय पर जो है तो
मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा मिंटो द्वितीय के समय पर जो है तो स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। फिर ब्लिंगटन जो है तो 1931 से 36 तक रहा। 1931 से 36 तक रहा। और इसके समय पर जो है तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। मैं यहीं पर बता देता हूँ, महात्मा गांधी जो है तो ये इनका जो पूरा नाम है ये है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी जो हैं तो इनको महात्मा भी कहते थे। ठीक है, महात्मा इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। फिर इसके अलावा इनको बापू कहा, राजकुमार शुक्ला ने, राष्ट्रपिता कहा इनको सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके अलावा इनको जो है तो ये हाफ नेकेड बेगर यानी अर्धनग्न फकीर भी कहा था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। और इसके अलावा इनको साबरमती का संत भी कहते हैं महात्मा गांधी को। ठीक है, जो महात्मा गांधी हैं तो ये 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और उसके बाद से जो है तो उनके यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए। इनका सबसे पहला आंदोलन आप सभी को पता है, इनका पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918, रॉलेट सत्याग्रह 1919, फिर असहयोग आंदोलन 1920, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने जो जब क्या कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो इसमें इन्होंने जो है तो करो या मरो का नारा भी दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। और जो महात्मा गांधी हैं तो उन्होंने नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन ये सारी पत्रिकाएं चलवाई। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एंड इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंद स्वराज ये सारी किताबें लिखी किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको गांधी जी के बारे में कई बार बता चुका हूँ। अब मैं बार बार लिख कर बताना तो क्या उससे टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया, तो आप सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में यूएस आधारित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो 2023 के अनुसार तो ये थे नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू हुआ था 2015 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो 7 बार महिला एशिया कप चैंपियनशिप जो जीती है तो ये जीती है भारत ने। किसने? भारत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए? अनुच्छेद 37, 38, 39 या 36? तो कहता है अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। और जो अनुच्छेद 38 है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, संविधान के भाग 4 में। ठीक है, संविधान के भाग 4 में, माफ कीजिएगा, भाग 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संरक्षण प्रणाली की पहचान कीजिए। गुल, जोहड़, खडियान या कुल? तो ये कहा जाता है खडियान। क्या? खडियान। और जैसलमेर कहाँ पर? राजस्थान में है। डैश गुप्त वंश के सहायक प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ध्रुवसेन प्रथम इस के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। तो कौन थे गुप्त वंश के सहायक प्रमुख? मैत्रक, कुषाण, पुष्यभूति या गुर्जर? तो गुप्त वंश के जो सहायक थे तो ये थे मैत्रक। कौन थे? मैत्रक। और गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है ये है श्रीगुप्त। कौन? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। लेकिन अगर पूछ जाए कि रियल फाउंडर, असली संस्थापक कौन? असली संस्थापक, गुप्त वंश का असली संस्थापक। तो गुप्त वंश का जो असली संस्थापक है तो ये कौन है? तो असली संस्थापक जो माना जाता है तो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है ये गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है। फिर हम बात करें कुषाण, तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस। पुष्यभूति जिसको हम वर्धन वंश भी कहते हैं और इसका संस्थापक पुष्यभूति था। कौन? पुष्यभूति। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 मई 2021 तक ICRA के अनुसार UDAN के तहत कुल मार्गों का केवल 47% और हवाई अड्डों, असवेद और कम सेवा वाले का 39% ही चालू किया गया है। UDAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है ओड़े देश का आम नागरिक। क्या? ओड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण है? क्या कारण है जिसके कारण भारत में बेरोजगारी है? अत्यधिक जनसंख्या, पर्यावरणीय स्थिति, उच्च शिक्षा प्रणाली या श्रम शक्ति की कमी? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक आप कह सकते हैं, सबसे उपयुक्त कारण जो है तो ये है अत्यधिक जनसंख्या। कितनी अत्यधिक जनसंख्या? क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है ये 150 प्लस, ठीक है, 150 करोड़ से ज़्यादा, 150 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश की जनसंख्या, यानी 1 अरब 50 करोड़ कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2021 तक भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए थे? तो 2021 जून तक तो ये 18, और अगर हम बात करें 2025 में भी, तो 2025 में भी अभी तक हमारे पास जो है, तो हमारे 2025 तक 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है 1194 ईस्वी में गजनबी वंश के मोहम्मद गौरी ने गहड़वाल वंश के जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने जो है तो जयचंद को किस में किया था पराजित? ये हुआ था चंदावर का युद्ध। किसका? चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। और इसमें जो है तो मोहम्मद गौरी जीत गया था और जयचंद इसमें हार गए थे। फिर तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है ये पहले युद्ध में जीत गए थे। फिर तराइन का दूसरा युद्ध ये 1 साल बाद हुआ 1192 में। इसमें भी ये पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में जो है तो पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अनहिलवाड़ा का युद्ध। तो अनहिलवाड़ा का युद्ध जो है तो ये किसकी बात? ये मोहम्मद गौरी एंड एक भीमसेन, ठीक है, भीमसेन, इनके साथ इनके इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है, अहलवाड़ का। कब ये हुआ था? 1178 में। अनहिलवाड़ा का युद्ध मोहम्मद गौरी और भीमसेन के बीच में हुआ था 1178 में, और इसमें जो है भीमसेन जीत गए थे और मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पौधे का आकार, आकृति और उन्मुखीकरण सम्मिलित रूप से किस रूप में जाना जाता है? अभ्यस्त, पर्यावरण, आवास या वृद्धि प्रतिरूप? तो ये जो जाना जाता है किस रूप में? ये अभ्यस्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? तो इन्होंने जो है तो 2003 में जो ये आयोजित हुआ था यहाँ पर जीता था। और किसने जीता था? तो ये जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने जो है ये जीता था, ठीक है, किसमें? लंबी कूद में, लंबी कूद में। अब ये आप एक चीज बताएंगे कि इन्होंने जो है तो कौन सा पदक जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तबला मास्टर विक्रम घोष को 2021 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो तबला मास्टर विक्रम घोष को 2021 में जो है ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर आबादी 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? यानी किशोर आबादी जो कि 10 से 19 वर्ष के बीच के हैं, उनकी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो उनकी आबादी का प्रतिशत जो था तो ये था 20.9%। कितना? 20.9%। और अब हमारी जो जनगणना होनी है ये 2026 में सॉरी 2026 में जो है हमारे देश की अब जनगणना होगी, और जिसके साथ साथ जातीय जनगणना भी होनी है, कास्ट सेंसस भी होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।